पढ़ते हैं इस वीडियो में यूनिट 2 समय प्रबंधन क्या होता है। पहले समझ लेते हैं समय के बारे में। पहले समझते हैं कि समय क्या होता है। पहले समय के बारे में समझ लेते हैं। तो समय क्या होता है? जो निरंतर गतिशील रहता है, जो निरंतर गतिशील रहे उसे ही समय कहते हैं। समय ऐसा संसाधन है जो निरंतर गतिशील रहता है, समय को सेकंड, मिनट, महीने, सप्ताह, दिन, साल, शताब्दी, दशक में मापा जाता है या सदी में समय को मापा जाता है। कहा गया है कि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि तुमको अधिक वक्त दे सके। समय नहीं लगाइएगा यह निश्चय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय निश्चित कर देगा कि आपका क्या करना है। तो चलो शुरू करते हैं। समय प्रबंधन क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ते हैं समय प्रबंधन क्या होता है। जो समय हमारे पास है उसका इस प्रकार से उपयोग करें कि जो समय हमारे पास है उसका इस प्रकार से उपयोग करें कि हमें अनुकूल परिणाम प्राप्त हों। जो समय हमारे पास है उसका इस प्रकार से उपयोग करें कि हमें अनुकूल परिणाम प्राप्त हों, तो इसे समय प्रबंधन कहते हैं। समय का सही तरीके से उपयोग करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। समय का सही तरीके से उपयोग करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। देखते हैं समय प्रबंधन की विशेषताएं, महत्व या गुण। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए कि समय प्रबंधन का महत्व लिखो, जब महत्व आए तो अपने को क्या लिखना है? छात्रों के लिए महत्व, और फिर ये सभी टॉपिक लिखने हैं। समय का सही उपयोग, तनाव कम होता है। ये छात्रों के लिए लिखना है कि समय का प्रबंधन करने से तनाव कम हो जाता है, अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, सफलता प्राप्त होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये लिखना है अपने को छात्रों के लिए महत्व। वैसे लिखना व्यापारियों के लिए महत्व में लिख देंगे। यही सभी पॉइंट क्या रहता है? समय की बचत हो जाती है, समय का सही उपयोग हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, लाभ अच्छा प्राप्त होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उस काम को करने में अपना मन लगता है। ऐसा गृहिणी के लिए लिख देना है। जब आए महत्व लिखने के लिए अगर विशेषताएं आए तो अपने को विशेषताएं सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। और समय प्रबंधन हो गया, इस प्रकार समय का महत्व हो गया। कुशल, अब पढ़ते हैं कुशल समय प्रबंधन के लिए आप क्या उपाय करेंगे, किस प्रकार से समय का प्रबंधन करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा कि समय प्रबंधन क्या होता है, इसके लिए कुशल समय प्रबंधन के लिए उपाय क्या करेंगे कुशल प्रबंधन के लिए। तो देखते हैं। पहले है जो अपने पास काम है, जो भी काम है अपने पास उसकी पहले समय सारणी बना लेंगे। जो भी काम अपने पास है उसकी समय सारणी बना लेंगे। फिर उसके बाद काम को पृथक रूप में बांट देंगे कि इस काम को इतने टाइम में करना है, इस काम को इतने समय में ख़त्म करना है। फिर जो पहले फिर क्या करेंगे, काम को बांट दिया। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको पहले करेंगे। फिर जो महत्वपूर्ण है लेकिन तुरंत नहीं करना है, महत्वपूर्ण है लेकिन तुरंत नहीं करना है। फिर जिसे तुरंत करना हो, महत्वपूर्ण है, उसको
तुरंत करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काम को प्राथमिकता दे देंगे, काम को निरंतर देखते रहेंगे, उसका मूल्यांकन करते रहेंगे कि ये काम अभी छूटा तो नहीं, ये कब होगा। इस प्रकार से निरंतर व्यायाम करके अगर समय का प्रबंधन करना है तो व्यायाम करना पड़ेगा, और योग के द्वारा। योग करने से दिमाग शांत रहता है और तनाव किसी प्रकार का नहीं रहता है। और अगर समय का प्रबंधन करना है तो जैसे सोशल मीडिया है या तकनीकी है, इनका कम से कम उपयोग करके अपन समय का प्रबंधन कर सकते हैं। बस इतना, थोड़ा इसमें और बढ़ा कर लिख दीजिएगा। ये हेडिंग है, हेडिंग में थोड़ा पॉइंट बना के अपने से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, तनाव। तनाव क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में ही पढ़ाएंगे। देखिए क्या होता है तनाव। एक ऐसी भावात्मक दशा जिसमें शारीरिक व मानसिक बेचैनी उत्पन्न हो जाए। ऐसी भावात्मक दशा जिसमें शारीरिक व मानसिक बेचैनी उत्पन्न हो जाए, उसे तनाव कहा जाता है। तनाव में हमेशा कार्य क्षमता कम हो जाती है, क्रोध आता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं तनाव का कारण क्या है, किस कारण से तनाव होता है। पहला तो है तकनीकी के कारण तनाव। अब जैसे तकनीकी है, तकनीकी में अपने को कुछ भी करना है, जैसे अपन से चलाते नहीं बन रहा है, जैसे अपने को परीक्षा फॉर्म भरना है, या फिर परीक्षा फॉर्म भरना है, या फिर अपने को फीस भरनी है, अपने से मोबाइल से खुद से भरते नहीं बन रहा है, या फिर अपने को जिसे तकनीकी का ज्ञान नहीं है व्हाट्सअप चलाना है, या फिर किसी चीज़ को डाउनलोड करना है, तो ऐसी स्थिति में तकनीकी जो होती है तनाव उत्पन्न करती है। कम नींद लेने से तनाव उत्पन्न होता है। अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपको तनाव उत्पन्न होता है। आर्थिक स्थिति, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उसमें तनाव उत्पन्न होना जायज़ सी बात है। अपन जो बाहर रहते हैं उन्हें रूम रेंट सब कुछ देना, रूम रेंट खर्चा सब कुछ देना रहता है, इसके लिए उनमें पैसों के लिए तनाव होता है। और अगला है उधार लेने व देने में, ये सबसे बड़ा कारण है तनाव का। अगर आप किसी को उधार चीज़ देते हैं तो अपने को तनाव उत्पन्न होता है कि ये कब देगा या ना देगा, और जो उधार लिए होते हैं उन्हें भी तनाव उत्पन्न होता है कि भाई इसका रुपए लिए हैं तो किस प्रकार से चुकाएंगे। अगला है अकेलेपन से, अगर आप अकेले रहते हैं, दिन भर चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। नौकरी ना मिलने से, अगर नौकरी नहीं मिलती तो उसी का तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। नौकरी ना मिलने के कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। असफलता से, ये भी एक तनाव का प्रमुख कारण है। अगर आपको असफलता मिलती है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। योग ना करने से और व्यायाम ना करने से, नियमित व्यायाम ना करने से और नियमित योग ना करने से भी तनाव उत्पन्न हो जाता है या तनाव उत्पन्न होता रहता है। अगला देखते हैं तनाव के प्रभाव। तनाव का प्रभाव क्या पड़ता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तनाव क्या होता है, तनाव के प्रभाव व तनाव के निवारण को लिखिए। तो जैसे अपन लोगों ने पढ़ा तनाव, ये तनाव के कारण है। अब उपाय आ जाए कि उपाय क्या होंगे, तो इसी में से उपाय लिख देने अपने को। उपाय कैसे लिखेंगे, उपाय अपने को लिखना है कि अधिक नींद लेनी चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, उधार नहीं लेना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए, नौकरी और योग करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। उपाय हो जाएंगे तनाव को दूर करने के। अगर कुछ और लिखना चाहें, कुछ और उपाय लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस कारण से अपन को तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करके,
या फिर जो अपने को तनाव दे रहा मित्र या दोस्त, तो उसको ही छोड़ दें तो तनाव कम हो जाएगा। जिस चीज़ में अपन तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको छोड़ ही दें। ये अच्छा तरीका है तनाव को दूर करने का। तो इस प्रकार से तनाव दूर करने के उपाय भी हो जाएंगे। अब देखते हैं तनाव का प्रभाव। तनाव का प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है तनाव से। देखिए, जिसके पास जिसे तनाव होता है उसे नींद नहीं आती। जिसे तनाव होता है उसे नींद नहीं आती है। मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। व्यक्ति नशा करने लगता है। ये प्रमुख कारण है। तनाव के कारण ही कुछ लोग नशा करने लगते हैं। तनाव एक चीज़ से उत्पन्न नहीं होता। कभी कभी तनाव जो होता है वो बीमारी, किसी ज़्यादा बीमारी से, कोई एक्सीडेंट हो जाने से, कोई एक्सीडेंट पे विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया, तो उसमें तनाव होना जायज़ सी बात है। ठीक है। कार्य क्षमता कम हो जाती है तनाव के कारण। तनाव के कारण कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। एक और है तनाव का एक अच्छा प्रभाव ये है कि सबसे प्रभाव है कि क्रोध आता है बहुत तनाव के कारण। और क्रोध, तनाव आने के कारण हम किसी को लड़ जाते हैं, जिससे हमारी दुश्मनी बन जाती है। रिश्ते भी तनाव के कारण ख़त्म हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं रेज्यूम के बारे में। रेज्यूम क्या होता है? तो रेज्यूम एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका उपयोग कंपनियों में नौकरी मांगने के लिए, कंपनियों या किसी जगह पर नौकरी मांगने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन या प्रवेश लेने के लिए किया जाता है। इसमें अपना पहले नाम, पता, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, अपनी स्किल्स, अवार्ड और क्वालिफ़िकेशन, इसके अलावा जो होते हैं अपने अनुभव बताने होते हैं, हॉबी अपनी बतानी होती है। यह एक फ्रांच भाषा का शब्द है। रिज्यूम एक फ्रांच भाषा का शब्द है। और रिज्यूम का सबसे पहले रिज्यूम को लियोनार्दो दी विंची ने दिया था। लियोनार्दो दी विंची के द्वारा सबसे पहले रिज्यूम शब्द का उपयोग किया गया था या फिर बनाया गया था। सबसे पहले रिज्यूम को लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। चलो आगे पढ़ते हैं। रिज्यूम के भाग, प्रश्न आएगा रिज्यूम क्या है, रिज्यूम के प्रमुख भाग लिखिए। तो लिखते हैं, पहला होता है रिज्यूम हेडर। सबसे पहला होता है रिज्यूम हेडर, जिसमें अपने को नाम और फ़ोटो अपनी चिपकानी होती है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर फ़ोटो लगानी होती है और यहाँ पर नाम लिखना होता है। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम। इस प्रकार से ये रिज्यूम हेडर होता है। आगे और पढ़ते हैं। फिर इसके बाद रिज्यूम हेडर में इतना लिखिए। फिर होता है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर अपना पता लिखना रहता है। इसमें रिज्यूम हेडर में अपना नाम लिखेंगे, अपने माता पिता का नाम और फ़ोटो चिपका देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या, अपना पहले पता लिख दो कि कहाँ के हो। उसके बाद ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देना अनिवार्य होता है। या फिर कोई प्रोफाइल, जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक में प्रोफाइल है, उसको देना होता है। अगला आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तीसरा भाग है एजुकेशन। इसमें पहले संस्था, इसे उल्टे क्रम में लिखा जाता है। उल्टे क्रम में कैसे, जैसे पहले आपने डिग्री किया कोई, तो पहले आप डिग्री को लिखिए। बीएससी थर्ड ईयर, मतलब बीएससी किया तो बीएससी थर्ड ईयर की लिखिए। फिर इसके बाद 12वीं की लिखिए, फिर 10वीं की लिखिए। इस प्रकार से उल्टे क्रम में से लिखा जाता है। तो पहले कैसे लिखा जाता है, पहले संस्था का नाम लिखा, फिर किस साल आपने पास किया, उत्तीर्ण किया, फिर कौन सी डिग्री या फिर कौन सी क्लास पास की, और फिर उसके परसेंटेज लिखने होते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लिखना होता है। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं।
ओके। अब अगला आता है स्किल। अगले नंबर पर आता है स्किल। तो स्किल में क्या लिखना होता है, जैसे आपके पास कंप्यूटर की स्किल है, अच्छा आपसे कंप्यूटर चलाते बनता है, प्रिंटिंग बनती है, फोटोग्राफी बनती है, पेंटिंग बनती है, कुछ भी जो भी स्किल हैं उसको यहाँ पर लिख दें, क्या पता उनके काम आ जाए। या फिर आप अच्छे सुधार ये इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सुधार लेते हैं, उसके बारे में लिख दें। फिर अगला आता है वर्क एक्सपीरियंस। आपने जिस नौकरी के लिए आए हैं उसके लिए आपने कहीं और काम किया है या नहीं किया, उसके बारे में लिखना पड़ता है। फिर लिखना पड़ता है इनाम या सम्मान। आपको इनाम या सम्मान उस जिस नौकरी में जा रहे हैं उसके लिए कहीं कुछ इनाम मिला है या सम्मान मिला है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो देने होते हैं। और जो अगला आता है वो आता है आपकी हॉबीज़। आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं उसके बारे में लिखना होता है। फिर इसके बाद अपन लिखते हैं रेफरेंस या फूटर। या फिर रेफरेंस फूटर मतलब होता है जिसने अपने को बुलाया या अपना मित्र, कोई रिश्तेदार, उसके बारे में लास्ट में लिखना होता है। लास्ट में अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये बनाया गया रिज्यूम है। यहाँ फ़ोटो चिपका दिया, अपना नाम, ये दिख नहीं रहा है, ये अपना नाम, ये देखो अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस पर्सनल, ये जो एड्रेस है, बर्थ, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, रिलीजन कौन सा आपका धर्म है, इसके बारे में लिखना पड़ता है। कास्ट कौन सी है, आपका कैटेगरी कास्ट कौन सी है, मेल कौन से हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखना होता है। सन लिख दें, परसेंटेज लिख दें, आपको दिख रहा होगा शायद। अच्छा ठीक है जी, इस प्रकार से रिज्यूम बनाया जाता है। वर्क लैंग्वेज, और आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं इसको भी लिख सकते हैं। और अदर क्वालिफ़िकेशन क्या हैं, वर्क एक्सपीरियंस, और लास्ट में डेट और अपने सिग्नेचर करके छोड़ दिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, देखते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। ग्रुप डिस्कशन समूह द्वारा की गई किसी विशेष विषय पर चर्चा। समूह द्वारा किसी विशेष विषय पर की गई चर्चा को ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। एक समूह होता है 8-10 लोगों का, जैसे समूह बना लिया, उसमें की गई चर्चा को ही समूह चर्चा कहा जाता है। समूह चर्चा में अब पहले देख लेते हैं इसके लाभ क्या हैं समूह चर्चा के। पहला तो जो जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होती, एक साथ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उस विषय में मिल जाती है, पहला हो गया। दूसरा अपन लिखेंगे अपने बोलने की या बातचीत करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा अपन लगते हैं अपनी तर्क शक्ति बढ़ जाती है, वितर्क करने की, किस चीज़ में कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये सब कुछ किस प्रकार से बोलना है, या फिर किस प्रकार से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ये सब समूह चर्चा के लाभ होते हैं। अब हानि क्या होती हैं, इसमें जो नॉलेज वाला आदमी होता है, जिसे सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है, वह उसको हानि होती है। कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है, दोस्त करते हैं उनमें मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती हैं, कभी कभार लड़ाई हो जाती हैं इससे। और इसमें समय तो नहीं लगता, वैसे फिर भी समय की भी खराबी हो जाती है, जिससे बनता रहता है।
और इसके अलावा समूह चर्चा की कोई हानि नहीं है। अब देखते हैं आवश्यकता। आवश्यक क्यों है? यह आवश्यक है कंपनियों के लिए, यह कंपनियों के लिए अति महत्वपूर्ण है समूह चर्चा करना। दूसरा है स्कूल व कॉलेज में बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि पढ़ने में भी मन लगता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, दोस्ती भी बढ़ती है समूह चर्चा करने से। इसलिए समूह चर्चा आवश्यक है। ठीक है, और समूह चर्चा के बारे में, समूह चर्चा को उपयोग आ जाएं तो आप इसी से समूह चर्चा के उपयोग भी लिख सकते हैं, विशेषताएं लिख सकते हैं, समूह चर्चा की गुण लिख सकते हैं। ये सब कुछ आप इसी से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं अपन साक्षात्कार क्या होता है। प्रश्न उत्तरों द्वारा की गई गंभीर बातचीत को, प्रश्न उत्तरों की शैली में की गई गंभीर बातचीत को ही साक्षात्कार कहते हैं। इसमें बिना बताए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रश्न होते हैं, पहले तो प्रश्न जो होता है आपके परिचय से होता है। इसमें एक प्रश्न पूछने वाला होता है और दूसरा उत्तर देने वाला कैंडिडेट होता है। तो इसमें जो पहले प्रश्न परिचय से आपसे पूछे जाएंगे, दूसरा जो प्रश्न होता है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन से पूछा जाएगा, जिस विषय से आप हैं उससे पूछा जाएगा। तीसरे जो प्रश्न होता है वह आपके पद से पूछा जाता है। चौथा आपके स्थान से पूछा जाता है और पांचवा प्रश्न जो होता है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न करंट से पूछा जाता है, करंट में जो चल रहा है उससे पांचवा प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 5 टॉपिकों से। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसमें ध्यान क्या देना चाहिए? तो इसमें ध्यान दें, जब भी साक्षात्कार में जाएं, पहले तो जो जूता, टाई और अपने कपड़ों का विशेष ध्यान दें। तीसरा है बैठने का ध्यान दें, अच्छे से बैठें। और चौथा है कि जो भी प्रश्न पूछें उनकी प्रश्न को ध्यान से सुनें, जो भी प्रश्न पूछें उसे ध्यान से सुनें। पांचवा है अपना जो भी बताएं उसे आप अच्छे ध्यान से सुनें और उनकी आँखों से आँखें मिलाकर उनकी बात को सुनें। और छठवां है, अगर आपसे प्रश्न ना बने तो उसका गलत जवाब मत दें और जो भी ना प्रश्न बने उसके लिए सॉरी सर कह के इनकार कर दें। अगला देखते हैं मॉक टेस्ट या मॉक साक्षात्कार क्या होता है। जो व्यक्ति मेन इंटरव्यू देने वाला होता है उसकी गलतियों को सुधारने के लिए, जो व्यक्ति इंटरव्यू देने वाला होता है मेन, उसकी गलतियों को सुधारने के लिए मॉक साक्षात्कार ज़रूरी है। इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले होते हैं। इस इंटरव्यू कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 4 से 5 मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। इससे उसे मेन इंटरव्यू में आसानी होती है, सहायता मिलती है। मेन इंटरव्यू में जो गलतियां होती हैं उस वो गलतियां सुधर जाती हैं। इस प्रकार से मॉक इंटरव्यू बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हुई। अब पढ़ेंगे 3 यूनिट। वैसे 2 यूनिट कंप्लीट कर लेना भी बहुत है, 2 यूनिट में भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। जितना पढ़ाया गया है उसे थोड़ा क्या है कि उतना ज़्यादा आप ग्रहण नहीं कर सकते या कर सकते हैं कम से कम टाइम में, तो उससे थोड़ा आप बनाकर अपने से खुद लिख दीजिएगा। ओके।